थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2017 की लॉक्ड अप। ये कहानी है एक जवान लड़की की जो एक फॉरेन की जेल में फंस जाती है, पर यहाँ सजा काटना और डेली सरवाइव करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ के करप्ट गार्ड्स और वायलेंट कैदी उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक प्राइवेट स्कूल से, जहां हम 16 साल की मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के बिजनेस की वजह से 2 साल पहले थाईलैंड आई थी। मैलरी के स्कूल में एक नानिटा नाम की बुली लड़की होती है जिसकी उसने कुछ दिनों पहले टीचर से कंप्लेंट की थी और आज वो अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ उसका रास्ता रोकती है। वो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर वो लड़कियां कुछ नहीं सुनती और स्कूल के बाद उसे फॉलो करने लगती हैं, जो क्लियरली उसे पीटने के मूड में होती हैं। ये मैलरी को रिवर फ्रंट पे बने एक ब्रिज पे पकड़ लेते हैं और नैनीटा उसे गालियां देती है और पुश करके जमीन पे गिरा देती है। वो मैलरी को अकेले लड़ने का चैलेंज देती है, पर उसके मना करने पर वो उसे फेस पे पंच मारती है और मैलरी की नाक से खून निकलने लगता है। वो अभी भी फाइट बैक नहीं करती, पर नैनीटा उसे लात मार के जमीन पे गिरा देती है और अपनी फ्रेंड को उसकी वीडियो बनाने को कहती है जो वो लोग इंटरनेट पे अपलोड करेंगे। और वो तीनों मैलरी पे हंसने लगते हैं, पर अब मैलरी को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा एक डंडा उठा के नैनीटा के सर पे मारती है। और तभी एक लोकल आदमी वहां आके इस लड़ाई को रुकवाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैलरी के अंकल टॉमी को देखते हैं जो उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है और कार में लेके घर जाने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि ये एक फॉरेन कंट्री है और आज सुबह उसके पेरेंट्स बिजनेस के लिए यूरोप चले गए हैं, इसीलिए उसे स्टेशन आना पड़ा। और मैलरी उससे कहती है कि पहले नैनीता ने उसे मारा था। घर आके टॉमी को फोन पर पता चलता है कि मैलरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है और नैनीटा के पेरेंट्स ने उसके ऊपर असॉल्ट का केस फाइल किया है, जिसकी कोर्ट में अगले हफ्ते हियरिंग है। टॉमी कहता है कि वो उसके लिए कोई लॉयर अरेंज करेगा और वो विस्की का एक पैक पीने के बाद एक दवाई की बोतल में से एक पिल खाता है और मैलरी को स्कूल से दूर रहने का बोल के बाहर चला जाता है। अपने ऊपर एक क्रिमिनल केस की बात सुन के वो टेंशन में आ जाती है और टॉमी के जाने के बाद वो उस बोतल में से 8-10 पिल्स निकाल के खा जाती है, जिससे उसे नशा होने लगता है और वो वॉक करते हुए बाहर गार्डन में बेहोश हो जाती है और एक एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर टॉमी से कहता है कि उसकी कंडीशन अब स्टेबल है, बस अगले 1-2 दिन वो थोड़ा नशे में रहेगी। और उसके होश में आने के बाद टॉमी उससे मिलता है और कहता है कि तू ज्यादा टेंशन मत ले और हम तेरा किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। कुछ दिनों बाद मैलरी को एक जज के सामने पेश किया जाता है और वो टॉमी और एक अमेरिकन लॉयर के साथ वहां जाती है। वो जज कहता है कि उस लड़ाई की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि मैलरी ने डंडे से नैनीटा के सर पे हिट किया था, जिसकी वजह से उसे सर में 10 स्टिचेस आए हैं। साथ ही मैलरी कुछ दिन पहले ड्रग ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट थी और हम किसी अमेरिकन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इसीलिए उसे 5 लाख बात का फाइन और 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 18 साल से कम होने की वजह से मैलरी को ये सजा लड़कियों की एक जुवेनाइल करेक्शनल होम में काटनी होती है और टॉमी मैलरी को उसके थोड़े से सामान के साथ वहां ड्रॉप करने जाता है। वहां के गेट पे उन्हें स्काई नाम की गार्ड मिलती है जो इनका वेलकम करती है और इन्हें जेल के अंदर जेल की वार्डन के ऑफिस में लेके आती है। वार्डन इनसे बेहद अच्छे से बात करती है और टॉमी से कहती है कि ये जगह मैलरी के लिए कंफर्टेबल है और वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी, जिसके बाद वो उसे टॉमी से बाय कह के अपने सेल में जाने के लिए कहती है। मैलरी रोते हुए टॉमी से अलविदा कहती है और टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए हायर कोर्ट्स में अपील करूंगा और तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगी, जिसके बाद टॉमी वहां से चला जाता है। स्काई नाम की वो गार्ड मैलरी को कुछ गार्ड्स के साथ वहां से जेल के अंदर ले जाती है। अंदर की जेल बाहर से बिल्कुल अलग होती है और वो देखती है कि गार्ड्स कैदियों से सफाई करा रहे हैं और जेल के सेल्स बेहद गंदे हैं, जिसके अंदर के कैदी ज्यादा आवाज नहीं कर रहे, जैसे कि वो सभी बेहद डिप्रेस्ड हों। स्काई मैलरी को जेल का कॉमन यार्ड भी दिखाती है जहां कैदी वॉक करने आते हैं और वहीं रिज नाम की एक बुली कैदी की नजर मैलरी पे पड़ती है जो उसे इधर उधर टच करने लगती है और गार्ड्स के सामने ही उसे अब्यूज करने की धमकी देती है। तभी बेल नाम की एक कैदी जो स्मोक कर रही होती है बीच में आ जाती है और रेस को धक्का मार के उससे दूर कर देती है और रेस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बेल उससे फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैलरी उसे थैंक्स कहती है, पर बेल कोई जवाब दिए बिना ही चली जाती है और स्काई उसे लेके उसके सेल में आती है जहां ऑलरेडी कुछ लड़कियां बंद होती हैं। स्काई उसे वहीं अपने कपड़े उतार के जेल की यूनिफॉर्म पहनने को बोलती है, पर गार्ड्स और बाकी कैदियों के सामने उसे ये सब बेहद ऑकवर्ड लगता है जब पीछे से कैट नाम की एक अमेरिकन कैदी उससे कहती है कि यहाँ ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और
मैलरी सबके सामने अपने कपड़े उतार के जेल की यूनिफॉर्म पहनती है और स्काई और गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कैट नाम की वो कैदी मैलरी से बातें करने लगती है और पूछती है कि वो किस केस में यहाँ आई है, और मैलरी उसे वो इंसिडेंट बताती है। पर जब वो कैट से उसके बारे में पूछती है तो कैट उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाना लेने के बाद कैट मैलरी को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ सब जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं और वहीं रिज नाम की प्रिजनर पीछे से मैलरी को घूर रही होती है। कैट उसे इस रिज से दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो अपनी ही फैमिली के मर्डर केस में अंदर आई है, और गार्ड्स और वार्डन भी अक्सर उसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बेहद वॉयलेंट है और उसकी लड़ाई की वीडियोस ये लोग डार्क वेब पे बेचते हैं। वो बताती है कि इस जेल के सभी गार्ड्स करप्ट हैं जो बिना पैसे या फिजिकल फेवर्स के कोई काम नहीं करते, और अगर मैलरी को यहाँ सरवाइव करना है तो उसे भी फाइट करना सीखना होगा। और तभी रिज फिर से मैलरी के पास आके उसे तंग करने लगती है। कैट उसे मैलरी से दूर रहने को बोलती है और रिज उसे लड़ाई के लिए इन्वाइट करती है, पर एक गार्ड बीच में आके उन्हें रोक देता है और रिज वहां से चली जाती है। मैलरी कैट से कहती है कि उसे अपने घर पे कॉल करना है, और वो उसे कहती है कि ये लोग हर फोन कॉल को मॉनिटर करते हैं, इसलिए जेल की कोई भी इंटरनल बात कॉल पे मत करियो, वरना वार्डन यहाँ तेरा जीना हराम कर देगी। वो टॉमी को फोन करती है और कहती है कि ये जगह रहने लायक नहीं है, और टॉमी कहता है कि वो जल्दी उसे बाहर निकाल लेगा। पर तभी एक गार्ड उस पर चिल्लाता है और उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। इसके कुछ देर के बाद जेल की वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और मैलरी को कुछ पेपर्स पे साइन करने को बोलती है जिसमें थाई लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। मैलरी कहती है कि वो अपने अंकल या लॉयर के बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकती, पर वार्डन उसे कहती है कि ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और अगर उसने इस पे साइन नहीं किया तो उसकी काटी हुई सजा काउंट नहीं होगी और उसे फिर से ये पनिशमेंट रिपीट करनी होगी। जो सुन के वो उन पेपर्स पे सिग्नेचर कर देती है। अगले दिन स्काई कुछ गार्ड्स के साथ मैलरी के पास आती है और पूछती है कि वो कौन सी ड्यूटी करना चाहती है, और वो क्लीनिंग ड्यूटी मांगती है। जिसके बाद वो कुछ कैदियों के साथ जेल का फ्लोर साफ करने लगती है। पर वहीं रेस भी होती है जो मैलरी के पास आती है और उससे बात करने के दौरान वो उसे फेस पे इतना जोर की हिट करती है कि उसके चेहरे पे निशान पड़ जाता है। और जब शाम को कैट मैलरी का चेहरा देखती है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वो मैलरी के साथ रिज के पास जाती है और उसके बाल पकड़ के सबके सामने उसे पीटने लगती है और गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वार्डन भी वहां आके इस लड़ाई को देख लेती है और गार्ड से कहती है कि इन दोनों को उठा के सॉलिटरी में फेंक दो, और जाने से पहले वो मैलरी को घूरती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये लड़ाई उसी की वजह से हुई है। रात को कैट को इंजर्ड हालत में उसके सेल में वापस लाया जाता है जिससे गार्ड्स ने बेहद पीटा होता है, और कैट की हालत देख के मैलरी गार्ड्स और वार्डन पे चिल्लाती है। पर वार्डन उससे कहती है कि अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना सीख ले, और वो उसी की एक सेलमेट को मैलरी से फाइट करने का ऑर्डर देती है। वो अभी रेडी भी नहीं होती जब वो लड़की उसे फेस पे हिट करती है और उसे नीचे गिरा के पीटने लगती है, और वार्डन जाने से पहले उससे कहती है कि अगले कुछ हफ्तों में तुझे भी इन फाइट्स में लड़ना होगा। मैलरी टफ बनने के लिए जिम में जाती है जहां उसे बेल बॉक्सिंग करती हुई नजर आती है और वो बेल से खुद को ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करती है। बेल उसे एक टेस्ट देती है और 2 डंबल्स को 1 मिनट तक होल्ड करने के लिए बोलती है, पर मैलरी के शोल्डर्स दुखने लगते हैं और वो 20 सेकंड में ही डंबल्स को छोड़ देती है। और बेल उससे कहती है तुम अभी बेहद वीक हो और फाइट नहीं कर सकती, और वो गुस्से में जिम से बाहर आ जाती है। वो फिर से टॉमी को फोन करती है जहां स्काई एक गार्ड के साथ उसकी सारी बातें सुन रही होती है, और टॉमी उससे कहता है कि वो उससे मिलने जेल आया था, पर उन्होंने बताया कि उसने किसी भी विजिटर से ना मिलने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन किया है। और तब उसे समझ आता है कि वार्डन ने उससे उस दिन किन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया था। पर इससे पहले कि वो टॉमी को कुछ बता पाए स्काई पीछे से फोन काट देती है और वो गार्ड के साथ मैलरी को लेके जेल के बेसमेंट में आती है। यहाँ स्काई मैलरी को अपने सारे कपड़े उतारने को बोलती है जिसके लिए वो मना कर देती है और एक गार्ड उसे पेट में हिट करता है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है जब वार्डन कुछ और गार्ड्स के साथ वहां आती है और कहती है कि उन्हें पता है कि मैलरी का फादर एक रिच बिजनेसमैन है, पर उसने उन्हें पे करने से मना कर दिया है जिसकी पनिशमेंट अब उसे भुगतनी पड़ेगी। और मैलरी कहती है कि वो कुछ भी करके उनके लिए पैसे अरेंज करेगी, पर वार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके कहने पर गार्ड्स बारी बारी से मैलरी के साथ गलत करते हैं। सब खत्म होने पर वार्डन उससे कहती है कि अगले हफ्ते तक उसे पैसे मिलने शुरू हो जाने चाहिए, वरना ये सब दोबारा होगा। स्काई मैलरी को लेके बाथरूम में जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है ताकि उसके ऊपर किसी का डीएनए सैंपल ना रह जाए, और मैलरी रोते हुए अपनी जान देने का फैसला करती है, पर उसके वेट से शॉवर का पाइप टूट जाता है और ऐसा करने के लिए स्काई उससे गुस्सा करती है।
मैलरी को अगले 2 दिनों के लिए बिना कपड़ों के सॉलिटरी में फेंक दिया जाता है, जहां वार्डन उससे मिलने आती है और कहती है कि अगर तू चाहती है कि तेरे साथ ये सब ना हो तो बाकी लड़कियों की तरह फाइट्स में पार्ट लेना शुरू कर दे, ताकि हम उन वीडियोस से पैसा कमा सके और ऐसा करने से तेरी लाइफ यहाँ इजी हो जाएगी। वो नोटिस करती है कि एक नई लड़की जिसे गार्ड्स रोज यूज करते थे उसने यार्ड में अपनी जान दे दी है, और वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे नहीं मरेगी, और वो कैट के साथ जिम जाना शुरू करती है। कैट उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करती है और जल्द ही दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आने लगते हैं। और एक दिन जिम के बाद दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं और कैट उसे बताती है कि कैसे वो अपने एक्स की जगह ड्रग्स केस में यहाँ फंस गई। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ गेन करने लगती है और अपना सारा टाइम जिम में बिताने लगती है, और अब वो बेल के दिए वो 2 डंबल्स 2 मिनट तक उठाना शुरू कर देती है, और बेल भी उसके इस जोश को देख के शॉक में होती है। एक दिन जब मैलरी कैट के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है तब वार्डन भी उसे देखती है और कहती है कि अब वो फाइट के लिए रेडी लगती है, और उसके मना करने पर भी गार्ड्स शाम को मैलरी को फाइट लड़वाने के लिए एक केज में लाते हैं। अपने ओपोनेंट को देख के वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी पहली फाइट नैनिटा से होती है, वही लड़की जिसके असॉल्ट के चार्ज में वो जेल आई थी। और हमें पता चलता है कि 3 दिन पहले नैनिटा ने स्कूल की एक और लड़की को बुली करके पीटा था, जिसकी सजा काटने वो यहाँ आई है। फाइट शुरू होती है और नैनिटा को पंचेस मारते हुए लगता है कि वो जीत जाएगी, पर ये पहली वाली कमजोर मैलरी नहीं होती, और वो नैनिटा पे अपना सारा गुस्सा उतारती है और उसे बेहद बुरी तरह पीटती है। और वार्डन भी ये पूरी फाइट देखती है और एक गार्ड इसे रिकॉर्ड करता है, जिसके अगले दिन वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और इम्प्रेस होकर एक ड्रिंक भी ऑफर करती है। वो कहती है कि मैलरी ने अपनी पहली फाइट में कमाल कर दिया और उनके डार्क वेब के व्यूअर्स को उसकी ये फाइट बेहद पसंद आ रही है। वो कहती है कि अगर मैलरी ऐसे ही फाइट्स लड़ती रहे तो वार्डन जेल में उसकी लाइफ कंफर्टेबल बना देगी। साथ ही वो उसे रिवॉर्ड करने के लिए बताती है कि उसने आज मैलरी के विजिटेशन राइट्स भी खुलवा दिए हैं और अब वो अपने अंकल से भी मिल पाएगी। अगले दिन महीनों के बाद मैलरी अपने अंकल टॉमी से मिलती है और वो उसके चेहरे पे लगी चोटों के निशान देख के टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि उसे किसने मारा है। पर स्काई पीछे बैठ के उनकी सारी बातें सुन रही होती है और मैलरी टॉमी को वहां से जाने को कहती है और अपने सेल में आके रोने लगती है, क्योंकि वो हेल्पलेस होती है और वार्डन ने उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल में ले लिया होता है। कुछ दिनों बाद जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तब बिना किसी रीजन के वार्डन वहां आके उसकी जिम में एंट्री बंद कर देती है। मैलरी को समझ नहीं आता कि वार्डन का बिहेवियर क्यों बदल गया है और वो अभी भी सेल में खुद को ट्रेन करती रहती है। और कैट उससे कहती है कि तेरी अगली फाइट रिस से है और वार्डन नहीं चाहती कि तू उससे जीते, इसीलिए वो तुझे तैयारी नहीं करने दे रही। वहीं वार्डन रिस से भी जिम में जाके मिलती है और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसे स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगवाती है और कहती है कि तुझे मैलरी को रिंग में पीट पीट के मारना होगा, क्योंकि उसका अंकल लॉयर्स के साथ हाई कोर्ट्स और अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर काट रहा है और अगर वो बाहर आ गई तो मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, इसलिए उसे रास्ते से हटाना होगा, जिसके बदले मैं तेरी सजा कम करवा दूंगी। फाइट का दिन अब पास आने लगता है और बेल मैलरी से कहती है कि तू फिजिकली तो रिस से स्ट्रांग है, पर उसे लड़ाई का एक्सपीरियंस बेहद ज्यादा है, इसीलिए पीछे मत हटियो और उसे तब तक हिट करियो जब तक उसका कॉन्फिडेंस ना टूट जाए। फाइट से एक दिन पहले वार्डन के कहने पर गार्ड्स मैलरी को लंच भी नहीं खाने देते और कैट को भी उसका खाना शेयर करने से रोकते हैं। रात को उसकी भूख से हालत खराब होने लगती है जब उनके सेल में घूम रहा एक चूहा उसे नजर आता है और वो उस पे एक बर्तन रख के उसे पकड़ लेती है और उस चूहे को ही खा जाती है, जो देख के कैट को उल्टी आने लगती है। पर मैलरी ने अब जेल में सरवाइव करना सीख लिया होता है और वो अपनी अगली फाइट के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा करने लगती है। इन दी एंड फाइट की रात आ जाती है और मैलरी और रिस को एक दूसरे के सामने लाया जाता है, जहां वार्डन, गार्ड्स और कुछ कैदी ही होते हैं। लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और वार्डन इस लड़ाई को एंजॉय करती है और गार्ड्स अपलोड करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिस बेहद अच्छा लड़ती है, पर इन दी एंड मैलरी उस पर भारी पड़ती है और गेम पलट देती है और उसे पीट पीट के नॉकआउट कर देती है। पर फाइट खत्म नहीं होती और वार्डन मैलरी को एक चाकू देती है और रिस को मारने के लिए कहती है, जो सुन के रिस और सभी शॉक होते हैं, पर वो इसके लिए मना कर देती है और गार्ड्स उसे गन दिखा के डराने लगते हैं। वो रिस को गला काटने के लिए उठाती है, पर उसे छोड़ के जल्दी से वही चाकू वार्डन के गले पे लगा देती है। इस एक्शन से सभी शॉक होते हैं और वार्डन को लगता है कि मैलरी सिर्फ उन्हें डरा रही है, जिसपे वो वार्डन के पैर में चाकू घुसा देती है और गार्ड्स अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। वो एक गार्ड की गन छीन के वार्डन के सर पे लगा देती है और कैट भी उनसे उनकी गन छीन लेती है और ये लोग वार्डन को लेके जेल से बाहर आने लगते हैं। ये वार्डन को एज ए ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए गार्ड्स इन्हें शूट नहीं कर पाते और इनकी हिम्मत देख के
बेल और रिस समेत बाकी लड़कियां भी इनके साथ हो जाती हैं, क्योंकि ये सब भी वार्डन की मनमानियों से थक चुकी होती हैं। गेट पे पहुंच के कैट वार्डन की कार लेके आती है और मैलरी वार्डन को रिच के हवाले कर देती है और बाकी गार्ड्स के हथियार लेने के बाद वही लड़कियां वार्डन को पीट पीट के जान से मार देती हैं। वहीं कैट के साथ कार में बैठ के मैलरी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ निकल जाती है, जहां से ये लोग अपने देश जा पाएंगे और इनका ये बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक और ऐसी ही प्रिजन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।